हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कि एक दो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं निकाला जाएगा। यानी कि इकोनॉमी यदि बहुत नीचे है तो उसको ठीक ठाक उठाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक दो पॉलिसी यानी कि एक दो प्रकार के नियम कानून नहीं लाए जाएंगे, बहुत प्रकार के सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये मेनली हमारा बहुत अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज का सेट है, ठीक है ना। जिसमें आपको देखने को मिलेगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा हमारा क्या इकोनॉमिक पॉलिसी ही तो है ना। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया जाता है? क्योंकि टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, है ना, यानी कि उसको प्रमोट किया जाए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यदि एक सेंटेंस से बताना हो तो हम ऐसे बता सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का सेट है, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिसी हैं हमारे, है ना, जिसका मकसद है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भागीदारी बनना। यही हो गया हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपको टॉपिक मिलेगा यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद फिर आपको मिलेगा इन द लेट 1980, ठीक ना, इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक टॉपिक के हम लोग डीपली डिस्कस कर लेंगे। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो कौन कौन से फैक्टर हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, द गवर्नमेंट हैड स्पेंट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है गवर्नमेंट ना अपना बहुत बड़ा जो पैसा है, यानी कि बहुत बड़ा अपना रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो बहुत अलग अलग चीज़ों पर वो खर्च करते हैं। यानी कि यदि गवर्नमेंट के पास खजाना है तो खजाना को रखने के लिए नहीं है, जो भी समाज में बुराई है या फिर समाज में जिस चीज़ की कमी है उसको ख़त्म करने के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा, यानी कि बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि जनसंख्या बढ़ रहा है लगातार। तो इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, न ज़्यादा हो न कम हो, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, है ना। यदि बेरोजगारी है तो रोज़गार क्रिएट करना है, गरीबी है तो उसको हटाना है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, इस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन द सोशल सेक्टर एंड डिफेंस। सही बात है, ये कौन नहीं जानता है, गवर्नमेंट अपने पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो सोशल सेक्टर और डिफेंस पे खर्चा करते हैं। सोशल सेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे हॉस्पिटल है हमारा, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, फिर से गवर्नमेंट स्कूल हो गया, है ना, ये सारा चीज़ें हमारा। फिर से जैसे यहाँ पे हमारा एक बेरोजगारी भी है, एक कारण इसका गरीबी भी है, पॉपुलेशन भी है। तो सोशल सेक्टर पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने बहुत ज़्यादा यानी कि अपने पैसों का ये बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे करते हैं। उसके साथ ही साथ डिफेंस में आपको मालूम है कि इंडिया का कितना बड़ा आर्मी है ना, इंडिया का जो आर्मी का जो बेस है वो कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा हमारे पास हथियार है। तो केवल हथियार रखने से तो नहीं होता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है ना। तो इस पर भी सरकार अपना बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेयर स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कहलाता है मेनली कि आपके पास डॉलर का कितना ज़्यादा कलेक्शन है ना, यानी कि डॉलर आपके पास कितना ज़्यादा है। तो यदि मान लीजिए हमको यदि कोई चीज़ खरीदना हो किसी दूसरे कंट्री से, हम तो पे करेंगे डॉलर में। तो अब जब आपके पास डॉलर रहेगा ही नहीं तो आप किस चीज़ से पे कीजिएगा, आप खरीद नहीं पाइएगा, तो आप ज़रूरत भी आप नहीं पूरा कर पाइएगा, है ना।
तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेर स्पेंट, तो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यानी कि जो आपके पास डॉलर का जो कलेक्शन है, इकट्ठा जो आपके पास जो भी डॉलर है उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, ऑन मीटिंग कंजम्पशंस नीड्स, यानी कि अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो यदि इंडिया के लोगों को किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा जो कि बाहरी कंट्री में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है, तो हम लोग हमारा जो गवर्नमेंट है उसको डॉलर में देकर खरीदेंगे, ठीक है ना। उसके बाद द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। देखिए गवर्नमेंट जो है ना निस्वार्थ भाव से पैसे खर्च करते हैं हम लोगों पे, उनके बदले में उनका ना कोई एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिलता है, जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से उनको नहीं मिलता है, यानी कि हल्का फल्का मिलता है तो वो केवल टैक्स के रूप में मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा इसको उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, यानी कि ये प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करता है, ये केवल और केवल सोशल वेलफेयर पे काम करता है। तो जिस हिसाब से ये पैसे खर्च करता है उस हिसाब से यदि कोई प्राइवेट आदमी पैसे को खर्च करे तो वो महीनों 2 महीने में ना करोड़पति बन सकता है, और बनते भी हैं लोग। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई खास मकसद नहीं है कि इनको करोड़पति बनना है, इनका मकसद है कि लोगों का भलाई किस प्रकार से किया जाए, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या है, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट फ्रॉम इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट फ्रॉम इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन। अब टैक्स भी ये इतना ज़्यादा नहीं लेता है कि गवर्नमेंट का ना रातों रात खजाना भर जाए, यानी कि टैक्स भी इस प्रकार से लोगों से लिया जाता है ना कि उनको पता ही ना चले। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए यदि आप बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट के ऊपर भी टैक्स लगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि टैक्स उस पर लग रहा है? हो सकता है कि आपको मालूम हो, लेकिन क्या आपको महसूस होने देता है क्या कि आप टैक्स इस पर लगा रहे हैं? जैसे यदि आप दुकान में जाएँ तो यदि आप 5 रुपये का बिस्किट खरीदते हैं तो क्या दुकानदार वाला आपसे कहता है कि भैया 6 रुपये दीजिए, इस पर 1 रुपया टैक्स लगा हुआ है, ऐसा नहीं कहता है ना? तो क्यों नहीं कहता है? इसलिए आप नहीं कहता है क्योंकि उसमें जो टैक्स लगा हुआ है ना वो बहुत ही कम है, जो कि ऑलरेडी बिस्किट में जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि यदि बिस्किट 4 रुपये 50 पैसे का हो तो 50 पैसा उसमें हमारा टैक्स जुड़ा हुआ होगा, और वो 50 पैसा बहुत ही कम है ना, एक इंसान के लिए तो बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, वही 50-50 पैसा जब इकट्ठा एक साथ जुड़ जाएगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वही बहुत बड़े अमाउंट का गवर्नमेंट अलग अलग डेवलपमेंट चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। उसके बाद द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर वाज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, तो जो इनकम इनका होता है यानी कि जो टैक्स से इनके पास जो पैसे आते हैं वो इनके पास उतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि होता भी होगा ना तो मान लीजिए अपना ये किसी के पास रखता नहीं है, ये ना किसी कामों में लगा देता है, हाईवे बना देगा फॉर एग्जांपल, एक बहुत सा बड़ा प्लेग्राउंड बना देगा फॉर एग्जांपल, यदि आप यदि देखा जाए तो बड़ा हॉस्पिटल बना देगा, यानी कि ये पैसे अपने पास नहीं रखते हैं, पैसा आया टैक्स के रूप में, इसको इस्तेमाल करो, है ना। उसके बाद वही लिखा हुआ था कि द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर वाज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, ज़्यादा उसके पास नहीं होता है इनकम, टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, तो इनके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि ये बार बार अपने खर्च के ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो ये क्या करते हैं, इनके पास अपना नोट छापने का यानी कि नोट को पब्लिश करने का अथॉरिटी भी रहता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक के बारे में कुछ खास बात, जो थी हमारा क्या था, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में इन द लेट 1980, यानी कि 1980 के बाद जो है ना, बाद भी आप कह सकते हैं और 1980 से भी आप कह सकते हैं कि क्या हालात था, है ना, इसके बारे में भी हम लोग अपना पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म टॉपिक में ही हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इन द लेट 1980। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।